हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में, स्पेशली एसोसिएशन कोलाइड्स के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एसोसिएशन कोलाइड्स को हम एम्फीफिलिक कोलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्फीफिलिक का अर्थ क्या होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके स्ट्रक्चर में दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक रीजन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है एवं एक रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये दोनों रीजन एक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे एम्फीफिलिक कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स होता है या फिर जो हमारा एम्फीफिलिक कोलाइड्स होता है, इसके स्ट्रक्चर में दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एवं हाइड्रोफोबिक। यही कारण है कि एसोसिएशन कोलाइड्स एवं एम्फीफिलिक कोलाइड्स के स्ट्रक्चर में दो रीजन प्रेजेंट होने के कारण ये इंटरेक्शन शो करते हैं दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल के साथ, अर्थात पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी एवं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्शन शो करता है एसोसिएशन कोलाइड्स या फिर एम्फीफिलिक कोलाइड्स। वहीं बात करें एसोसिएशन कोलाइड्स या फिर एम्फीफिलिक कोलाइड्स के नेचर की, तो ये एक सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो कि इंटरफेस पे एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन शो करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल या आयन को हम एम्फीफिलिक या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स कह सकते हैं, जिनके सेम मॉलिक्यूल या सेम आयन के स्ट्रक्चर में दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एवं एक हाइड्रोफोबिक। और ये दोनों रीजन एफिनिटी शो करता है हमारे अपोजिट सॉल्यूशंस के साथ। हम ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन को हम सरफेस एक्टिव एजेंट या फिर एम्फीफिलिक कोलाइड्स कह सकते हैं। अलग अलग एम्फीफिल्स मौजूद होते हैं और इनका जो साइज है ये सब कोलाइडल रेंज का होता है। जैसे ही हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ये एग्रीगेशन शो करते हैं और इस एग्रीगेशन में 50 से अधिक मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम मिसेल्स कहते हैं। और इस मिसेल्स का जो डायमीटर होता है ये 50 एंगस्ट्रम होता है। मिसेल्स के जो मोनोमर हैं ये सब कोलाइडल रेंज के हैं, लेकिन 50 से अधिक मोनोमर्स आपस में एग्रीगेट करके मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस मिसेल्स का जो साइज है ये कोलाइडल रेंज में होता है। आइए अब हम जानते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। मोनोमर का वह कंसंट्रेशन जिस पे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहते हैं। हम क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन को CMC से भी डिनोट करते हैं। वहीं बात करें एग्रीगेशन नंबर ऑफ मिसेल्स की, तो मोनोमर का वह नंबर जो आपस में एग्रीगेट करके मिसेल्स का फॉर्मेशन करता है उसे हम एग्रीगेशन नंबर ऑफ मिसेल्स कहते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे किस प्रकार हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये किस प्रकार का इफेक्ट शो करेगा। आइए सबसे पहले इस डायग्राम के सेटअप के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे दो कंटेनर रखा है एवं दोनों कंटेनर में हमने वाटर को फिल करके रखा है एवं ये कंटेनर फर्स्ट है एवं ये कंटेनर सेकेंड है। फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों कंटेनर में हमने वाटर फिल करके रखा है एवं हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें जो हमारा एम्फीफिल का कंसंट्रेशन है ये बिलो द CMC है एवं जो हमारा कंटेनर सेकेंड है इस कंटेनर में जो हमारा एम्फीफिल के कंसंट्रेशन जो है वो अबव द CMC है। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का इफेक्ट शो कर रहा है हमारे सिस्टम पे। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डायग्राम फर्स्ट है जिसमें हमने जो हमारे एम्फीफिल के कंसंट्रेशन है उसको हमने बिलो द CMC रखा है और जैसे ही हमने एम्फीफिल के कंसंट्रेशन को बिलो द CMC रखा, यहाँ पे एम्फीफिल्स एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है एयर वाटर इंटरफेस पे। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम पे यहाँ पे जो हमारे एम्फीफिल्स है ये सिर्फ एयर और वाटर के इंटरफेस पे एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को बिलो द CMC रखा तो हमारे एम्फीफिल्स के जो मोनोमर है ये सिर्फ इंटरफेस को सेचुरेटेड कर रहे हैं। आइए अब हम सेकेंड डायग्राम के वो स्टडी करते हैं किस प्रकार जब हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारे एम्फीफिल्स के मोनोमर है ये किस प्रकार का इफेक्ट शो करेंगे हमारे सिस्टम पे। आप देख पा रहे होंगे इस सेटअप में भी हमने एक कंटेनर में वाटर को फिल करके रखा है एवं यहाँ पे जो हमारे एम्फीफिल्स का कंसंट्रेशन है ये अबव द CMC है। और देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को अबव द CMC किया तो हमारे
वाटर एयर का जो इंटरफेस है ये तो सेचूरेटेड हुआ ही, साथ ही जो हमारा बल्क फेस है इस बल्क में भी सेचूरेशन शो हुआ, अर्थात यहाँ पे मीसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मीसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है और हम जानते हैं कि 50 या 50 से अधिक मोनोमर आपस में एग्रीगेट करके मीसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और हम यहाँ पे जैसे ही एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को अबव द सीएमसी किए तो हमारे सिस्टम का जो इंटरफेस है एयर वाटर इंटरफेस एवं जो हमारा सिस्टम का बल्क फेस है ये दोनों का दोनों सेचूरेटेड हो गया है एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते ही अबव द सीएमसी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को बिलो द सीएमसी रखेंगे तो सिर्फ हमारा एयर वाटर का जो इंटरफेस है वो सेचूरेटेड होगा। अगर हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं अबव द सीएमसी तो हमारे एयर वाटर का जो इंटरफेस है वो तो सेचूरेटेड होगा ही, साथ ही जो हमारा बल्क फेस है वो भी सेचूरेटेड हो जाएगा और हमारे बल्क फेज में मीसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर में अगर हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट का कंसंट्रेशन लो रहेगा तो ये मोनोमर्स के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। अगर इन्हीं सरफेस एक्टिव एजेंट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो ये मीसेल्स के रूप में प्रेजेंट रहेंगे हमारे वाटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे एम्फीफिल्स होते हैं अगर इसको हम एक्सेस अमाउंट में ऐड कर देते हैं तो एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन आपस में एग्रीगेट करके मीसेल्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये मीसेल्स का फॉर्मेशन हमारे बल्क फेज में होगा, जिसके कारण जो हमारे सिस्टम का फ्री एनर्जी है ये फ्री एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एम्फीफिल्स का एक्सेस अमाउंट हमारे सिस्टम के फ्री एनर्जी को भी रिड्यूस कर सकता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ की मदद से हम स्टडी करेंगे किस प्रकार एम्फीफिल्स का कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकता है हमारे सरफेस टेंशन को। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट स्टेप में हमने वेरी लो अमाउंट में सरफेक्टेंट को ऐड किया, जिसके कारण जो हमारे सरफेस टेंशन में स्लाइडली चेंज आया जिसको हमने डिटेक्ट किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन है बिल्कुल स्लाइडली चेंज हुआ है। लेकिन सेकेंड स्टेप में जैसे ही हमने सरफेस एक्टिव एजेंट को एक्सेस अमाउंट में ऐड किया जो हमारा सरफेस टेंशन था ये डिक्रीज होने लगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन है ये सेकंड स्टेप में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने एडिशनल सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड किया है। और जो हमारा थर्ड स्टेप है इस पे हमने जैसे ही अबव द सीएमसी ऐड किया जो हमारा सरफेस टेंशन था बिल्कुल डाउन हो चुका है एवं इसके बाद हमारा सरफेस टेंशन अप डाउन नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा सरफेस टेंशन है ये आकर कांस्टेंट हो गया है। एवं थर्ड स्टेप में हमने अबव द सीएमसी ऐड किया है सरफेस एक्टिव एजेंट्स को। एवं थर्ड स्टेप ये बता रहा है जो हमारा सिस्टम है इस सिस्टम में हमारा इंटरफेस एवं बल्क दोनों ही सेचूरेटेड हो चुके हैं एवं जो हमारा बल्क फेस है उसमें मिसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ओवरऑल इस ग्राफ की बात की जाए तो जैसे जैसे हमने अपने एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जो हमारे सिस्टम का सरफेस टेंशन था ये डिक्रीज होता चला गया एवं जैसे ही हमारा जो एम्फीफिल्स का कंसंट्रेशन अबव द सीएमसी हुआ हमारा सरफेस टेंशन सिस्टम का बिल्कुल डाउन हो गया एवं एक निश्चित समय के बाद हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होना बंद हो गया। एवं वह पॉइंट जिस पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होना बंद हो गया वो ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम का इंटरफेस है एवं बल्क फेस है दोनों का दोनों सेचूरेटेड हो चुका है एवं जो हमारा बल्क फेस है वहाँ पे मिसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। एवं इस ग्राफ में जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमने जो एम्फीफिल्स का कंसंट्रेशन है यहाँ पे अबव द सीएमसी है। अगर इससे और अधिक मात्रा में अगर हम एम्फीफिल्स के कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं तो हमारे सरफेस टेंशन में किसी प्रकार का चेंज नहीं दिखेगा। आइए अब हम गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन के अनुसार अगर हमारे एम्फीफिल्स का कंसंट्रेशन एबव द सीएमसी रहेगा तो ये इंक्रीज कर देगा हमारे इंटरफेसियल एडजॉर्प्शन को। और जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एबव द सीएमसी ये हमारे सरफेस टेंशन को कांस्टेंट कर देता है एवं ये जो हमारा सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो जाता है यह इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंटरफेस है एवं जो हमारा बल्क फेस है दोनों सेचूरेटेड हो चुके हैं एवं जो हमारा बल्क फेस है उसमें मिसेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे कि जब हम एम्फीफिल्स को ऐड करते हैं वाटर में या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में तो उससे बनने वाला जो हमारा मिसेल्स है उस मिसेल्स का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे किस प्रकार ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम के आइए सेटअप को समझते हैं। हमने एक कंटेनर लिया एवं उसमें वाटर को फिल कर दिया एवं उसमें एम्फीफिल्स ऐड किया। हमने एम्फीफिल्स उतना ऐड किया कि जब तक
मिसाइल्स का फॉर्मेशन ना हो जाए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मिसाइल्स का फॉर्मेशन हो चुका है एवं ये जो मिसाइल्स है ये स्फेरिकल मिसाइल्स है। इस डायग्राम में जो हमारा एम्फीफिल्स है इसके सराउंडिंग जो मीडियम है ये एक्वस मीडियम है, अर्थात हमने एक्वस मीडियम में एम्फीफिल्स को ऐड किया उतना मात्रा जब तक ये मिसाइल्स का फॉर्मेशन ना हो जाए। और ये जो मिसाइल्स है ये स्फेरिकल मिसाइल्स है। हम जानते हैं कि जो हमारा एम्फीफिल्स होता है इसके स्ट्रक्चर में दो एंड होते हैं, एक एंड पोलर रीजन होता है एवं ये सेकेंड इंड जो होता है वो नॉन पोलर होता है। इस स्ट्रक्चर में जो रेड वाला इंड है ये पोलर इंड है एवं जो ब्लू वाला इंड है ये नॉन पोलर इंड है। और जो हमारा स्फेरिकल मिसाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है इस स्फेरिकल मिसाइल का जो पोलर पार्ट है ये कंटिन्यूअस मीडियम जो है उसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एम्फीफिल्स का पोलर वाला पार्ट है ये हमारे एक्वस मीडियम के साथ अटैच है और मिसाइल्स का फॉर्मेशन किया हुआ है। वहीं बात करें इस एम्फीफिल्स का जो सेकेंड इंड है नॉन पोलर वाला ये हमारे बिल्कुल स्फेरिकल मिसाइल्स के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। ये हमारे एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उसी एम्फीफिल्स का जो पोलर वाला पार्ट है अर्थात रेड वाला पार्ट है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है हमारे एक्वस मीडियम के साथ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करते हैं एम्फीफिल्स को तो वो एक स्फेरिकल मिसाइल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस स्फेरिकल मिसाइल्स में जो हमारा पोलर पार्ट है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एक्वस मीडियम के साथ, और जो एम्फीफिल्स का जो सेकेंड एंड है जो नॉन पोलर वाला पार्ट है ये स्फेरिकल मिसाइल्स के बिल्कुल सेंटर में होता है। ये हमारे एक्वस मीडियम से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारा नॉन एक्वस मीडियम में अगर हम एम्फीफिल्स को ऐड कर रहे हैं तो उसमें बनने वाला जो मिसाइल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आइए इस डायग्राम के सेटअप को समझते हैं। हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में नॉन एक्वस मीडियम को फिल कर दिया एवं उसमें हम एम्फीफिल्स के उतनी कंसंट्रेशन को ऐड किया जिससे हमारा मिसाइल्स का फॉर्मेशन हो गया। एवं जैसे ही नॉन एक्वस मीडियम में हमने अपने एम्फीफिल्स को ऐड किया और उससे बनने वाला जो मिसाइल्स है ये रिवर्स मिसाइल्स कहलाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में जो हमारा मिसाइल्स का नॉन पोलर वाला पार्ट है ये हमारे कंटिन्यूअस मीडियम के साथ अटैच है, अर्थात जो नॉन एक्वस मीडियम है उसके साथ हमारे एम्फीफिल्स का नॉन पोलर वाला पार्ट अटैच है डायरेक्टली। एवं जो एम्फीफिल्स का पोलर पार्ट है रेड वाला पार्ट यह पार्ट हमारे मिसाइल्स के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्स मिसाइल्स स्ट्रक्चर में जो पोलर पार्ट है ये हमारे डायरेक्टली कंटिन्यूअस मीडियम से अटैच नहीं होता है, ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है हमारे मिसाइल्स के। ओवरऑल कहा जाए तो अगर हमारा मीडियम एक्वस होगा तो हम जब एम्फीफिल्स को ऐड करेंगे तो स्फेरिकल मिसाइल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वहीं अगर हमारा मीडियम अगर नॉन एक्वस होगा तो हम अगर एम्फीफिल्स को ऐड करेंगे तो उसमें बनने वाला जो हमारा मिसाइल्स है वो रिवर्स मिसाइल्स होगा। इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका बेसिक रीज़न है हमारा मीडियम एक्वस तो स्फेरिकल मिसाइल्स, अगर मीडियम नॉन एक्वस तो रिवर्स मिसाइल्स का फॉर्मेशन होगा। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये भी मिसाइल्स का स्ट्रक्चर है, ये लेमिनार मिसाइल्स का स्ट्रक्चर है। जब हम एक्वस मीडियम में एबव द CMC ऐड कर देते हैं एम्फीफिल्स को तो लेमिनार मिसाइल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जब हम एक्वस मीडियम में क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जितना अगर एम्फीफिल्स को ऐड कर रहे थे तो स्फेरिकल मिसाइल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन अगर एबव द CMC अगर हम एम्फीफिल्स को ऐड करते हैं एक्वस मीडियम में तो हमारा लेमिनार मिसाइल्स का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने डिस्प्ले पे इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में हमने मीडियम एक्वस लेकर रखा है, लेकिन अगर हम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन इतना अगर एम्फीफिल्स को ऐड करते हैं तो उससे जो बनने वाला हमारा मिसाइल्स है ये स्फेरिकल मिसाइल्स होता है। लेकिन अगर एबव द CMC हम अपने एम्फीफिल्स को ऐड करते हैं एक्वस मीडियम में तो बनने वाला जो हमारा मिसाइल्स है ये लेमिनार मिसाइल्स होता है। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में जो हमारा मीडियम है ये बिल्कुल सेम है। दोनों ही मीडियम में जो हमारा मीडियम है ये एक्वस मीडियम है, लेकिन दोनों ही मीडियम में जो हमारा डलने वाला एम्फीफिल्स है उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंट है। अगर हमारा एम्फीफिल्स स्फेरिकल मिसाइल्स का फॉर्मेशन कर रहा है
तो उसमें हमारा जो एम्फीफिल्स है ये CMC अर्थात क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन जितना हमारा एम्फीफिल्स ऐड है। लेकिन अगर हमें लेमिनार मिसेल्स का फॉर्मेशन करना है तो उसमें हम अपने एम्फीफिल्स को एबव द CMC ऐड करेंगे, जिससे हमारा लेमिनार मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा। हम एम्फीफिलिक कोलाइड्स को 4 भागों में क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट है एनाइनिक, सेकंड कैटाइनिक, थर्ड नॉन आयनिक एवं फोर्थ एम्फोलाइटिक। जो हमारे एनाइनिक है उसका जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम लोरेल सल्फेट, एवं जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है कैटाइनिक, इसका एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। एवं जो हमारा थर्ड है नॉन आयनिक, उसका एग्जाम्पल है पॉली ऑक्सी इथाइलिन लॉरेल ईथर। एसोसिएशन कोलाइड्स का जो लास्ट टाइप है वो है एम्फोलाइटिक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डाईमिथाइल आइडोडेसिल एमिनोप्रोपेन सल्फोनेट। ये रहा हमारा एम्फीफिलिक कोलाइड्स के टाइप एवं उसका एग्जाम्पल।